नमस्ते यूपी पुलिस एएसआई लर्नर्स। चलिए तो आज हम देखेंगे यूपी पुलिस एएसआई सेट वन कंप्यूटर नॉलेज क्वेश्चंस ऑन वेब शर्मा जी प्लेटफॉर्म पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन फॉर पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही एक्सटेंशन नेम है। फर्स्ट ऑप्शन इज POT POTX, second option is PPT PPTX, third option is PNG PNGX, fourth option is PPS PPSX. Now correct option is PPTX. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका PPTX. PPT आपका ओल्डर वर्जन में था एक्सटेंशन नेम और न्यूअर वर्जन में अब हो गया आपका PPTX. चलिए तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग वैल्यू आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन इक्वल काउंट C3 कॉलन C4। फंक्शन इक्वल काउंट C3 कॉलन C4 को क्रियान्वित करने के बाद परिणामी मान क्या होगा। तो काउंट फंक्शन दिया गया है, उसमें लिखा है C3 कॉलन C4। तो वैसे तो हमें कोई वैल्यू दी नहीं गई है, लेकिन फिर भी काउंट फंक्शन का हम यूज करते हैं नंबर्स को काउंट करने के लिए, ऐसे सेल जिनमें हमने नंबर्स लिख रखे हो। तो C3 से लेकर C4 तक ओनली 2 सेल्स हुए। तो अभी हम टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी, बिकॉज काउंट फंक्शन का यूज किया जाता है नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने के लिए जिसमें हमने नंबर्स वैल्यू लिख रखी हो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, इन MS वर्ड व्हाट इज द हैंगिंग इंडेंटेशन। हैंगिंग इंडेंटेशन क्या होता है MS वर्ड में। पहला ऑप्शन है आपके पास, पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों को इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होता है। तो पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियां इंडेंटेशन वैल्यू में पहली पंक्ति से अधिक होता है। ऑप्शन ए भी सही हो सकता है। पैराग्राफ की पंक्ति केंद्र से अलाइन होती है और शेष जस्टिफाई होती है। ऑप्शन सी, पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति का दाहिना किनारा केंद्र से दूर होता है। फोर्थ ऑप्शन है, पैराग्राफ की सभी पंक्तियां पैराग्राफ की अंतिम और पहली पंक्ति से अधिक इंडेंटेड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। The indentation value of the second and all subsequent lines of paragraph is greater than that of the first line. तो ऑप्शन नंबर ए is correct. पैराग्राफ हैंगिंग इंडेंट में फर्स्ट लाइन का डिफरेंट पैराग्राफ कह सकते हैं आप, और थोड़ा सा बाकी सभी लाइनों का पैराग्राफ चेंज हो जाता है, थोड़ा आगे बढ़ जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, और ये आप रूलर से भी चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज इंक्लूड्स द स्प्लिट सेल्स। तो हमें स्प्लिट सेल्स के बारे में बताना है कि ऐसा मेन्यू कौन सा है जिसके पास स्प्लिट सेल्स ऑप्शन होता है। तो स्प्लिट सेल्स ऑप्शन हमें कहाँ मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज लेआउट, ऑप्शन नंबर बी इज डिजाइन, ऑप्शन नंबर सी इज पेज लेआउट, ऑप्शन नंबर डी इज इंसर्ट। तो जब भी आप टेबल बनाते हैं तो टेबल में अपने आप से आपने देखा होगा, टेबल पे जब भी आपका क्लिक होगा तो एक नया टैब ओपन हो जाता है या मेन्यू ओपन हो जाता है जिसको हम लेआउट टैब या फिर लेआउट मेन्यू के नाम से भी जानते हैं।
तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, लेआउट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 है अब हमारे पास। देखते हैं, इन वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कीज कैन यू प्रेस टू डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। वर्ड में आप निम्न में से किस फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज F5, ऑप्शन नंबर बी इज कंट्रोल प्लस F5, ऑप्शन नंबर सी इज कंट्रोल प्लस F4, ऑप्शन नंबर डी इज F4। नाउ अभी डायरेक्टली तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम यूज किया करते हैं F5 जो होता है आपका गो टू कमांड के लिए। तो जब भी आप गो टू कमांड यूज करते तो उसमें हमें फाइंड एंड रिप्लेस वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स बने होते हैं वहां। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेजेस बनाने के लिए किस लैंग्वेज या इनमें से कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास HTTP, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास SMTP, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास HTML, ऑप्शन नंबर डी है SGML। तो एस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपने नाम SGML का भी सुना होगा। ये थ्योरी बेसिस है, हम ऐसा कह सकते हैं कि सर SGML की सहायता से ही हमने HTML को HTML में इम्प्लीमेंट कर पाया था। तो ये थ्योरी बेसिस पे है और HTML आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन टोटल इन एन IP एड्रेस। IP एड्रेस में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास ए, दूसरा विकल्प है आपके पास 3, तीसरा विकल्प है आपके पास 4, चौथा विकल्प है आपके पास 6। तो IP एड्रेस में मेनली 4 ग्रुप्स होते हैं, जिनमें आपने जाना भी होगा, जिनको हम डॉट से सेपरेट भी किया जाते हैं। और इनमें जो भी आपका नंबर होता है, इनमें आपके ऑक्टेट डिजिट्स होते हैं। इनको हम जो भी नंबर दिए जाएंगे उनमें आपका टोटल नंबर हाईएस्ट नंबर हो सकता है 0 to 255। एक आप एग्जांपल देख सकते हैं, नीचे की तरफ लिखा भी है, हर एक ग्रुप किससे सेपरेट रहेगा, डॉट से। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, नेफ्ट और RTGS क्या है। तो नेफ्ट और RTGS ये दोनों टर्म कहाँ यूज किए जाते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन ए इज बैंकिंग फंड ट्रांसफर, ऑप्शन बी इज बैंक इंटरनल फंड ट्रांसफर, ऑप्शन सी इज बैंक डिपॉजिट ट्रांसफर, ऑप्शन डी इज बैंक लोन फंड ट्रांसफर। तो इसका हम यूज करते हैं बैंकिंग फंड ट्रांसफर के लिए। जो भी ऑनलाइन पेमेंट किए जाते हैं, अगर आपको ऑफिशियली बैंकिंग से पेमेंट करना है और अप्रॉक्स में अबव 2 लाख अभी होगी है कंडीशन, तो इससे ज़्यादा अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आप इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं नेफ्ट और RTGS। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होता है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी होते हैं। तो आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से ये पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। What are the from, to, date and subject fields in an email called। जो भी हमें ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं, फ्रॉम, टू, डेट एंड सब्जेक्ट्स, इन सभी फील्ड को हम क्या कहते हैं और ये हमें कहाँ मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आपके पास ईमेल हेडर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ईमेल ग्रीटिंग, तीसरा ऑप्शन है आपके पास इन्फो, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास स्टार्टर।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेडर। हेडर में आपको ये सभी ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे, जिसमें आपका फ्रॉम, टू, ये सभी ऑप्शंस आपको हेडर में दिखाई दे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे हम, जिसमें से आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी कैन द फेल्योर of a single node disrupt the entire network? इसमें हमें बताया भी गया है कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक नोड की असफलता पूरे नेटवर्क को अस्त व्यस्त कर सकती है। अगर एक भी नोड खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क खराब हो सकता है। ऐसा कौन सी टोपोलॉजी है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास मैश, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ट्री, तीसरा ऑप्शन है आपके पास रिंग, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास बस। तो मैश टोपोलॉजी में सभी कनेक्टेड होते हैं, उनमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। ट्री टोपोलॉजी में भी एक से कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, अगर उनमें से कोई भी खराब हो जाता है कोई दिक्कत नहीं होगी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, फर्स्ट एंड नेक्स्ट इनमें आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर इनमें से एक भी नोड, एक भी कंप्यूटर आपका खराब हुआ तो आपका पूरा नेटवर्क खराब हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is required for WAN हार्डवेयर? वैन में हम कौन से हार्डवेयर का यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास ब्रिज, दूसरा ऑप्शन है आपके पास स्विच, तीसरा ऑप्शन है आपके पास राउटर, चौथा ऑप्शन है आपके पास फायरवॉल। बाकी सब तो नेटवर्किंग डिवाइस हैं, ये लास्ट वाली जो है वो हमें फायरवॉल, जो आपको अनऑथराइज पर्सन से एक्सेस करने से रोकता है, और इनमें से हम राउटर का यूज करते हैं वायरलेस में, वो सॉरी वाइड एरिया नेटवर्क में। बाकी सभी हम लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे और इसमें आपने देख ही रहा होगा, जिसमें बता रहा है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन लैन, जिसमें से आप देख रहे हैं ट्विस्टेड पेयर वायर, कोक्सियल केबल एंड रेडियो वेव्स। तो थर्ड कौन सा है? तो थर्ड हम देख लेते हैं एक बार, केबल ISDN। दूसरा ऑप्शन है आपके पास केबल PSTN, एक्स रे वेव्स। फोर्थ ऑप्शन आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल। नाउ 3 केबल्स होती हैं, आपने नाम भी सुना होगा आपने, ट्विस्टेड पेयर वायर, कोक्सियल केबल, और थर्ड रहती है आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल। वायरलेस में हम यूज करते हैं रेडियो वेव्स का, माइक्रोवेव्स का। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इनमें आप पढ़ भी सकते हैं कोक्सियल केबल कौन सा होता है, किस जगह पे यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ ए डेटा मेजरमेंट? डेटा को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा सबसे बड़ा यूनिट है इनमें से? गीगाबाइट, जिसको आप जीबी कहते हैं, टेराबाइट जिसको आप टीबी कहते हैं, एक्साबाइट जिसको आप ईबी कहते हैं, पेटाबाइट जिसको आप पीबी कहते हैं। तो इनमें से जो सबसे बड़ा आपका स्टोरेज है, यूनिट है, वो है आपका एक्साबाइट, जिनमें से आप जानते भी हैं जीबी, टीबी, पीबी, और फिर आता है आपका ईबी। एक बार देख सकते हैं, इनसे कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। आपके लिए एक चार्ट बनाया है मैंने, देख सकते हैं आप। और इनमें से जो भी टर्म्स देख रहे हैं आप, एक एक इम्पोर्टेंट रहेगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे ये यूपी पुलिस ASI का हो, कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, और जो भी आपके यूपी ट्रिपल SC से एग्जाम्स आ रहे हैं अभी, उन सभी में भी कंप्यूटर पूछा जा रहा है, उनमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप देख भी सकते हैं। In gray code, successive numerical value
differ by only bit। तो ग्रे कोड में केवल बिट से भिन्न होता है। कितनी बिट से भिन्न रहेगा ग्रे कोड जो होता है वो ग्रे कोड, ऑप्शन ए है आपका 1, ऑप्शन बी है आपका 3, ऑप्शन सी है आपका 2, ऑप्शन डी है आपका 4। तो ग्रे कोड जो होता है वो एक ही बिट से भिन्न होता है। और ग्रे कोड का हम यूज भी करते हैं जिस जगह पे हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होता है। बाइनरी तो यूज किया रहता है, लेकिन एक्यूरेट जिस जगह पे भी रिजल्ट चाहिए होता है, जिसमें भी थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उस जगह पे हम ग्रे कोड का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन, और भी कई सारे क्वेश्चंस भी होंगे आपके पास। आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है 10101। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका ये जो फर्स्ट नंबर है इसको आप 10 का 10 लिख लेंगे, एक नीचे लिख लीजिए। फिर आप क्या करेंगे, बाकी सभी डिजिट्स के लिए आप एक्स और का यूज करेंगे। एक्स और का यूज करने के लिए आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हमने लिख रखा है 1, फिर आपके पास बचता है 1 1 1। तो 1 1 जब भी सेम डिजिट रहता है तो उसको बोला जाता है 0, चाहे वो 0 0 हो चाहे वो 1 1 हो, तो इसमें आ जाएगा 0। फिर रहता है आपका 1 0, तो इसमें आ जाता है आपकी जब भी डिफरेंट बिट होगा तो उसको बोला जाता है आपका 1। तो इसका आंसर आ गया है 1। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें लिखा होगा 0 1। तो 0 1 में आप मानेंगे 0 1 का रहेगा आपका 1। देख सकते हैं, तो ये भी अलग है। तो आंसर आ गया है 1 0 1 1। आपको क्वेश्चन दिया गया था 1 1 0 1। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, और ये है आपका जीएस से रिलेटेड। In one of the scenarios, the user want to write the output to a page. Which of the following JavaScript commands should be used for this? तो आपको करना क्या है, आपको किसी भी आउटपुट को प्रिंट करना है पेज पे। तो आउटपुट को प्रिंट करने के लिए पेज पे हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे इनमें से? क्या ऐसा स्टेटमेंट होता है JS राइट, सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा HTML.write, थर्ड ऑप्शन है आपके पास document.write, और फोर्थ ऑप्शन है दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या हम JS की सहायता से ऐसा नहीं कर सकते? तो हाँ, हम JS की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट मिलता है document.write। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इफ यू वांट टू मल्टीपल इनपुट वैल्यूज इन फ्लोचार्ट, व्हाट डू यू यूज? आप क्या चाह रहे हैं कि अगर आपको कई सारी वैल्यूज को इनपुट करना है, क्या करना है? इनपुट। तो इनपुट करने के लिए फ्लो चार्ट में कौन सा सिंबल या फिर कौन सा शेप यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपके पास समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम्स, दूसरा ऑप्शन है आपके पास रोम्बस समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज, तीसरा ऑप्शन है आपके पास आयत जिसको आप रेक्टेंगल कहते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास वृत्त जिसको आप सर्कल कहते हैं। तो देख लेते हैं, इनमें आंसर हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज जिसको आप पैरेललोग्राम भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनपुट और आउटपुट करने के लिए हम कौन सा सिंबल या कौन सा शेप यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज किया जाता है समांतर चतुर्भुज। कई सारे सिंबल्स हैं, इन सभी सिंबल्स को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, डिसीजन के लिए भी पूछा जाता है, प्रोसेस के लिए भी पूछा जाता है। ये सभी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनकी शेप्स भी दी गई हैं, इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड, निर्देशों का जो एक समूह होता है इसको हम क्या नाम देते हैं? तो इसको बोला जाता है स्क्रिप्ट, इसको बोला जाता है एक्सटेंशन, इसको बोला जाता है फ्लो चार्ट, इसको बोला जाता है प्रोग्राम। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रिमूव प्रिविलेजेस फ्रॉम ए स्पेसिफिक यूजर और रोल। तो अगर हमें किसी भी प्रिविलेज को ऑफ करना है या हटाना है, रिमूव करना है, तो इसके लिए इनमें से कौन सी कमांड होगी? देखते हैं एक बार। रीअसाइन, बी ऑप्शन है आपके पास रिमूव, सी ऑप्शन है रिवोक, डी ऑप्शन है रिजर्व। तो इनमें से कौन सी कमांड का यूज करेंगे जिससे आप प्रिविलेजेस को रिमूव कर सकते हैं? तो वो ऑप्शन है आपके लिए रिवोक कमांड का यूज करते हैं हम एसक्यूएल में, जिससे आप सभी प्रिविलेजेस को हटा सकते हैं। तो जिस तरीके से यूज किया जाता है उसको भी आप देख सकते हैं, डीबीएमएस में इसका यूज भी होता है। एक कमांड आपको दिया भी गया है, इस तरीके से अगर हम अप्लाई करेंगे तो हम किसी भी प्रिविलेजेस या यूजर को रिमूव ही कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इसके लिए दो कमांड और यूज होती हैं, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट का अपोजिट हो जाता है रिवोक, रिवोक का अपोजिट हो जाता है आपका ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 19। What is a collection of consisting of a set of programs, associate data, and the schedule for accessing that data called? परस्पर संबंध डेटा और उस डेटा तक पहुंचने के लिए प्रोग्राम्स के एक सेट के एक संग्रह को क्या कहा जाता है? तो कई सारा डेटा है, उसके एक कलेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क, क्लास, डीबीएमएस जिसको आप डेटाबेस मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ, और वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है? प्रोग्राम्स, डेटा, इन सभी का कलेक्शन होता है जिसको आप डीबीएमएस के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन दैट कम्स विद द विंडोज ओएस कॉल्ड? ऐसा इंस्टेंट मैसेजिंग बताइए जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आया हो या आता है। तो कौन सा इनमें से? विंडोज मैसेंजर, विंडोज चैट, टॉक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। सभी तो आपको दिख रहे होंगे विंडोज से ही रिलेटेड है। थर्ड ऑप्शन आपको गूगल से रिलेटेड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो गूगल टॉक अगर लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन अभी भी हमें इसके लिए चाहिए होगा इंस्टेंट मैसेंजर। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, पहले यूज़ किया जाता था इसका विंडोज मैसेंजर का। अब इसके लिए कई सारे विकल्प भी दिए गए हैं, ये एक्सपी में यूज़ होता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब कौन कौन से यूज़ हो रहा है। एक्सपी में यूज़ होता था विंडोज मैसेंजर, विस्टा और 7 में यूज़ हुआ है विंडोज लाइव मैसेंजर, विंडोज 8 एंड 10 में यूज़ हुआ है स्काइप, विंडोज 11 में यूज़ हुआ है स्काइप और माइक्रो टीम्स। तो अब यूज़ होता है, आप कह सकते हैं, स्काइप और माइक्रोसॉफ्ट टीम। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मीन्स आप समझ ही गए होंगे, जैसे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, अस्थिर मेमोरी, जिसको आप परिवर्तनशील मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा कौन सा मेमोरी है जिसको हम परिवर्तनशील के नाम से जानते हैं? तो इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताने हैं। फ्लैश ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, रैम, और फिर है आपका हार्ड डिस्क। तो रैम इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी और इसको आप वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हो। इनमें डेटा चेंज होता रहता है, अगर पावर कट आउट हो जाएगा तो इससे डेटा लॉस्ट भी हो जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान से देखना है आपको। व्हाट एल्स इज ए कंप्यूटर डिस्प्ले कॉल्ड? कंप्यूटर डिस्प्ले को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर की डिस्प्ले होती है उसका नाम क्या दिया जाता है? तो क्या हम उसको मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल कहते हैं,
क्या हम उसको कैथोड रेज ट्यूब कहते हैं, ये तो टाइप हो गया। क्या हम उसको वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल कहते हैं? क्या हम उसको वीडियो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ना होकर अगर इस जगह पे आपका अगर होता डिस्प्ले, तो हो सकता है ये भी ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि हम इसको डिस्प्ले के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडीटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कंप्यूटर डिस्प्ले को हम क्या नाम देते हैं? वीडीटी। तो इसको आप वीडियो भी कहते हैं, वीडीयू। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 23। विच इनपुट डिवाइस कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन into a digital form to can be used for intricate tasks such as refining or modifying drawing images। तो ऐसा कोई हार्डवेयर कंपोनेंट या डिवाइस बताइए जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को बना सकते हैं या किसी भी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास माइक्रोफोन नहीं, बारकोड रीडर नहीं, डिजिटाइजर हो सकता है, ग्राफिक प्लॉटर। तो प्लॉटर का तो यूज किया जाता है आउटपुट के लिए, तो उसमें हम डिजाइन तो करेंगे नहीं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका डिजिटाइजर, जिसकी सहायता से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट की तरह भी होता है ये भी। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद सिर्फ एक और क्वेश्चन रह जाएगा आपके पास। विच कंप्यूटर जनरेशन replaced IC's integrated circuits with VLSI, very large scale integration circuits। तो IC को हमने किस जनरेशन में यूज किया था? फोर्थ जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में और थर्ड जनरेशन में। तो IC का हमने किस जनरेशन में यूज किया था? तो वो हमने यूज किया था थर्ड जनरेशन में। इन जनरेशन से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैंने आपको बताया भी था अभी। चाहे आपका यूपी प्लस ASI हुआ, चाहे आपका यूपी प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ, चाहे आप यूपी ट्रिपल SC का कोई एग्जाम दीजिए, उनमें भी आप दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम देते हैं, जैसे आपका कांस्टेबल रहता है उसमें भी कंप्यूटर आता है, तो उसमें भी आपके ये जनरेशन और मेमोरी यूनिट्स, ये सभी आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन लिखा होगा, इनको ध्यान से पढ़िएगा आप, बाद में भी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बहुत अच्छे से पढ़िए इनको। नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड यूनिट ऑफ CPU स्पीड। तो इनमें से CPU की स्पीड के लिए कौन सा यूनिट यूज नहीं किया जाता है? तो इसके लिए आप बता भी सकते हैं और इसको आप पहले से जानते भी हैं। तो हर्ट्ज का यूज किया जाता है, मिप्स का भी यूज किया जाता है, एमफ्लॉप्स का भी यूज किया जाता है, बाइट का यूज CPU की स्पीड को मेजर करने के लिए नहीं किया जाता है। बाकी सभी ऑप्शंस का यूज किया जाता है। इनकी आपकी फुल फॉर्म्स भी लिखी हैं, आपको ध्यान से पढ़ लेना है। मिप्स होता है आपका मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेट, एमफ्लॉप्स होता है आपका मिलियंस फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये थे आपके आज के कंप्यूटर, आज के आपके यूपी पुलिस ASI सेट 1 के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, हमारे आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, उनको आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए और देखते रहिए कंटिन्यू